हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपके लिए एक क्लास लेकर के आया है, संस्कृत क्लास, जो कि बहुत छोटी होगी। और ये छोटी सी क्लास जो है वो आपको संस्कृत में 4 से 5 नंबर दिला के जाएगी, और हिंदी अगर मिला लीजिएगा तो लगभग 3-4 में अंक दे के ही जाएगी। तो मतलब कि आज की इस छोटी सी क्लास में, यानी कि 10 मिनट की क्लास में, लगभग आपके 10 से 9 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम विचार करते हैं इसी छोटी सी वीडियो पे। तो चलिए इसकी छोटी ही लाइफ लाइन रखते हैं और छोटी सी क्लास में रखते हैं इसको, ठीक है ना। तो विचार करते हैं वन किसे कहते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए, वन किसे कहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सर जानते हैं हम वन किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लिखते हैं अगर मोहन विद्यालय जाता है, अगर ऐसे लिखे मोहन विद्यालय जाता है तो हम बोलेंगे इसमें क्या है, इसमें तोड़ सकते हैं कि नहीं आप तोड़ सकते। तो हाँ सर, इसको अलग अलग कर सकते हैं, मोहन को अलग, विद्यालय को अलग, जाता को अलग, है को अलग कर सकते हैं। तो मोहन को जब आप अलग करेंगे ना, तो इसमें से मोहन अगर पूछा जाए मोहन क्या है, ये वर्ण है तो नहीं, आप बोलेंगे शब्द है। लेकिन ये शब्द भी नहीं है। जब किसी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को शब्द ना बोल करके क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, पद। यानी इस शब्द को अभी हम बोलेंगे कि यह पद है, किसका, तो इस वाक्य का पद है। अगर मोहन केवल अकेला रहे, मोहन एक वर्ड आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे शब्द। लेकिन इसी मोहन को बोला जाए तोड़ सकते हो तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कौन सी में, तो मो प्लस ह प्लस न में तोड़ सकते हैं। चलिए इतना हो गया। क्या इसको भी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो म आधा हो जाएगा, इसमें से ओ निकल जाएगा, और इसमें से ह मसर और निकल जाएगा। अब म को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। यानी कि वर्णों का वह भाग जिसे हम नहीं तोड़ सकते या जिसके खंड नहीं कर सकते उसको वर्ण बोलते हैं। इसको अक्षर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षर। क्यों बोलते हैं अक्षर, देखिए, वैसे चीज या वैसे शब्द या वैसे ध्वनि जिसका क्षरण नहीं किया जा सके, यानी नहीं किया जा सके, किसका क्षरण, किसका वर्ण का। ऐसे वर्ण या वैसे ध्वनि जिसका क्षरण नहीं किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं स्वर, व्यंजन, और तीसरा को बोलते हैं अयोगवाह, ठीक। स्वर क्या आता है, याद रखिएगा, संस्कृत में स्वर को एक और नाम दिया जाता है, या हिंदी में भी दे सकते हैं। स्वर का दूसरा नाम क्या होता है आपको याद होगा, कमेंट में लिख सकते हैं। स्वर को दूसरा भी वर्ड नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं अच। स्वर को हम अच भी बोला जाता है, अच वर्ण। स्वर वर्ण जैसे आप बोलते हैं उसको बोलेंगे अच वर्ण। क्यों, क्योंकि अच एक प्रत्याहार होता है और इसके अंतर सारा के सारा स्वर इसके अंदर समाहित हो जाती है, ठीक है। प्रत्याहार पढ़े होंगे तो समझे होंगे। स्वर हो गया। अब व्यंजन को भी एक अलग नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, हल। इसको हल कहा जाता है क्योंकि 2 वर्ण है, प्रत्याहार है ये, और इस प्रत्याहार के अंदर पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा, अयुन रिलिक एयोंग एयो छय वर्ट, ये वाला। तो इसमें इससे प्रत्याहार बनती है, और प्रत्याहार के अंदर बहुत सारे वर्ण आते हैं। तो हल के अंदर पूरा व्यंजन आ जाता है, इसीलिए हल को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और अच प्रत्याहार के अंदर पूरा स्वर आ जाता है, इसीलिए स्वर वर्ण को अच स्वर भी कहा जाता है। और लास्ट होता है अयोगवा। अब चर्चा करते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आप सीधा भाषा में बोलेंगे वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। या ये स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं होती कि या अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 13 होती है। याद रखिएगा, संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है, 13। अब इस स्वर को कितने भाग में तोड़ते हैं, तो स्वर को हम 3 भाग में तोड़ते हैं। एक भाग को बोलते हैं ह्रस्व, दूसरा को बोलते हैं दीर्घ, तो तीसरा को बोलते हैं प्लुत स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, अ ई उ री, ये 5 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 5। ह्रस्व स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इसको एक क्या बोलते हैं, इसको एक मात्रीय वर्ण भी, स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रीय स्वर किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एक मात्रीय स्वर किसे कहते हैं,
तो हरस स्वर को एक मात्रीय स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। हरस स्वर को ना मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर। मूल स्वर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या होता है? दीर्घ स्वर। स्वर स्वर का अगला भाग होता है दीर्घ स्वर वर्ण। ये कितने होते हैं? इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है ना। क्या होता है ये? तो अ का चचेरा भाई आ होता है, ई का चचेरा भाई ई, बड़ी ई होता है, ऊ तो ऐसा ही होता है। कैसे? तो यहाँ छोड़ देंगे सबको और बाकी जो बचेगा उसको बोलते हैं दीर्घ। आ ई मतलब बड़ी री, दीर्घ ई, बड़ी ऊ यानी दीर्घ ऊ, बड़ी री में देखिए अंतर होता है। एक री ऐसे होता है, री ऐसे होता है और एक री ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। तो ये बड़ी री होता है दीर्घ री और ये होता है ह्रस्व री। ठीक है। चलिए, रूप और रुपया में भी अंतर होता है और ऐसे लिखने में इसमें ये आता है। ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि की कितनी होती है संख्या? 8। क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर हरस स्वर से दुगना का समय लगता है, यानी जिस स्वर के उच्चारण में हरस से दुगना समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है। अब एक मात्रीय इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विमात्रीय वर्ण। द्विमात्रीय स्वर वर्ण या दीर्घ स्वर, द्विमात्रीय वर्ण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए ऐ ओ को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? देखिए, संयुक्त वर्ण अलग होता है व्यंजन, लेकिन संयुक्त वर्ण भी होता है। पूछेगा संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो याद रखिएगा, ए ऐ ओ और अ को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है ना वो अ और ई के मिलने से बनता है। अ और ई के मिलने से ए बनता है। ऐ कैसे बनता है? तो अ और ए के मिलने से ऐ बनता है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं, इसको गुण संधि कहते हैं। वो क्या होता है? अ और उ के मिलने से ये बनता है। ठीक है ना। तो इसको गुण बोलते हैं। ये सब संयुक्त है। देखिए, दो के संयोग से बना है स्वर। अब इसको भी बोलते हैं कंची, तो ये अ और ओ के मिलने से अ बनता है, इसको वृद्धि बोला जाता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक। तो दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा, दीर्घ स्वर समझ में आ गया। अगला होता है प्लुत। तो प्लुत में लिखिए स्वर प्लस तिगुना। ठीक है ना। क्यों? देखिए, प्लुत कोई वर्ण नहीं होता है, बल्कि यही हरस या दीर्घ स्वर को, यानी कि इसी स्वर को जब तिगुना आवाज में बोलते हैं या तिगुना समय में बोलते हैं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में हरस से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक। जैसे कहीं भी देखिए, ये तीन है, जैसा कहीं भी लिख देगा ना समझ जाइएगा कि वहां पे 3 गुना उच्चारण करना है। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे ओ यहाँ पे और यहाँ दे देता है 3 ऐसे और यहाँ पे म। ठीक। इसको बोलना कैसे होता है? इसको 3 बार उच्चारण, ओ एक है वर्ण, तो ओ को 3 बार बोलना पड़ेगा। ओम ऐसे। जैसे अगर किसी भी वर्ड में व्यंजन स्वर में 3 लग जाए, जैसे ऐसे कृष्णा हम एक शब्द लेते हैं कृष्णा और यहाँ लिख देते हैं 3 ऐसे, इसका मतलब होता है कि प्लस स्वर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके उच्चारण में 3 गुना समय ज्यादा देना है। जैसे कोई दूर है तो कैसे बुलाएंगे? कृष्णा ऐसे बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगा रहे हैं, 3 गुना समय। इसको क्या बोलते हैं? प्लस स्वर बोलते हैं। और प्लस स्वर 3 गुना है, इसलिए हम इसको त्रिमात्रीय वर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? त्रिमात्रीय वर्ण। कुल मिलाइएगा तो ये 5 और 8 कुल मिलाकर के कितने स्वर हुए? कुल स्वर हो गए हमारे 13। ठीक है, ये समझ में आ गया। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत में इसे हल भी कहा जाता है। ठीक। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श में देखिए एक चीज है, टच करना। स्पर्श मतलब छूना, मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा जो है, जीभ हमारी जीभ वो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? तो यह क से लेकर के म तक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। क से म तक देखिएगा तो यानी क से लेकर के देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ऐसा ही त वर्ग, फिर प वर्ग। ये कुल कितने हो गए? 5 हो गए। पांचों वर्ण वर्ग। इसको इसको ना स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्णों का वह समूह जिसमें 5 वर्ण होते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। और इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो शुरू वाले वर्ण से इसका नाम दे दिया जाता है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ,
त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, किसी वर्ग का भाग है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। सभी वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं उसको अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। अनुनासिक पूछ सकता है कि इनमें से कौन अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण याद रखिएगा। वर्ग के पांचवा अक्षर, इसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर यानी वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण क्या कहलाता है हमारा, पंचमाक्षर वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। जैसे अंग, अंग, य, अड़, न, म, ये सभी क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर के म तक ये आते हैं, इसकी संख्या 25 होती है। जैसे आप बोलिए को, तो सीधा कौन से आवाज आ रहा है, जीभ जो है, ऐसे बोलिए तो ट बोलने में देखिए जीभ ऊपर सट जाएगा, तालू में एकदम सट जाएगा ऊपर। ये क्या है, स्पर्श करी है जीभ अलग अलग। जैसे आप ट बोलिए, म, प, तो देखिए ओठ सट रहा है, तो अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद होता है अंत अस्त और एक होता है उष्ण। अंत अस्त का मतलब होता है कि जब अंदर के स्थान में चला जाए हवा, याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में हवा अंदर रह जाती है या अंदर आंतरिक स्थान में चल जाती है। जैसे य, देखिए आप हवा को अंदर ले रहे होते हैं, य, र, ल, व, ऐसे बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अंत अस्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 4। उसके बाद होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण मतलब गर्म होता है। अब ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा या गर्म वायु निकलती है, इसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। इसको भी उष्ण व्यंजन बोलिएगा। ये होता है स, र, स, ह, इसे बोलिएगा तो मुख से गर्म हवा निकलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन। याद रखिएगा, उष्ण मतलब ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलता है उसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। और कुल मिलाकर के हमारे जो व्यंजन होते हैं उसकी संख्या 33 होती है, ठीक है। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33, और कुल स्वर 13 होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगला भाग, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला भाग। अगला भाग को बोलते हैं, वर्ण के तीसरा भाग में होता है अयोगवा। अयोगवा क्या होता है, तो ऐसे देखिए, अयोगवा एक अलग से लिया जाता है जिसमें अलग अलग वर्ण आते हैं, अलग अलग वर्ण, जैसे अनुस्वर। मतलब अयोगवा में होता है ना कि जो व्यंजन का या स्वर का दोनों में से किसी का अनुसरण नहीं करता, वो अयोगवा है। अयोगवा मतलब यह किसी भी योग के साथ वहन नहीं करता। मतलब नहीं करना, योग मतलब न तो स्वर जैसा और नहीं व्यंजन जैसा और नहीं स्वर जैसा। अयोगवा क्या है, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के जैसा और ना ही व्यंजन के जैसा वहन करता है, उसके अनुसार वहन नहीं करता, उसको बोलते हैं अयोगवा। ये भी कितने होते हैं, तो ये भी होते हैं 4, 1, 2, 3 और ये 4, 4 होते हैं। एक को बोलते हैं अनुस्वार, दूसरा को बोलते हैं विसर्ग, तीसरा को बोलते हैं जिह्वा मूलीय, और एक को बोलते हैं उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण है। दोनों का प्रयोग पुराने संस्कृत में किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, तो ये पूछता भी नहीं है। अब ये दोनों बच गए, अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार जानते हैं, किसी भी वर्ण पर जो चंद्र बिंदु या फिर बिंदु होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है, और इसका उच्चारण अक्सर न होता है, लेकिन हर जगह न नहीं होते हैं। जैसे हम लेते हैं पंकज, 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 गंगा, गंगा, चंदन, चंदन, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। चंदन, तो देखिए सब में बिंदु है लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है ना, इसके आगे वाले चीज पर डिपेंड करता है। पंकज, तो यहाँ पे इया का उच्चारण होता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे अंग का उच्चारण होता है क्योंकि अगला वन क है। ग है जो कि क वर्ग का है, इसलिए अंग का उच्चारण होगा। चंदन, द, तो त वर्ग में है इसलिए बिंदु का उच्चारण न होता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, यह चंद्र बिंदु के जैसा काम करता है, ठीक है ना, ये अनुस्वार कहलाता है। अगला क्या होता है, विसर्ग। तो विसर्ग में ऐसे बिंदु दर्शाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में विसर्ग होता है, जैसे राम, राम, ठीक है ना। तो विसर्ग जो दोनों बिंदु के समान होते हैं, लास्ट में लगे होते हैं, और इसका उच्चारण ह के जैसा करते हैं। ह, जैसे आप बोलिएगा राम, राम, तो ह के जैसा उच्चारण हो रहा है। तो विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है, ह के जैसा होता है। उसके बाद जीवा मूल्य होता है और ये उपधमानीय। इस दोनों को आपको पढ़ना नहीं है, बस प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। अगला होता है संयुक्त व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के मिलके बने होते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे अब क्ष, तो ये क और ये वाला स मिल करके ये बनता है, ठीक है ना, अक्षय बनता है। अक्षय, त्र, त, देखिए अ मिला दीजिएगा इसमें,
तो ये बनेगा। त्र होता है तो त और र मिल करके त्र बनते हैं। ज्ञ होता है तो ज यानी कि ज्य, नहीं इय और ज्य मिल करके और अ मिल करके ज्ञ बनता है। और स्र क्या है तो स और र और प्लस अ, ये सब मिल करके व्यंजन का निर्माण करते हैं। कौन सा संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो ये समझ गया, ये संयुक्त क्यों है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है। तो कुल आप मिलाइएगा तो 33 और 13 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे कि 33 और 13 हो गए 46, 46 हो गए। और 46 और 4 कितने हो गए, तो 46 और 4 50 हो गए। और यहाँ पे अयोगवा अगर आप जोड़ते हैं तो अयोगवा में अब इसको गिनेंगे तो आप कुल बोलेंगे 52 वर्ण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंतजार कीजिए अगली वीडियो के लिए जो कि लेकर के आएंगे, वो भी आपके लिए स्पेशल ही होगा। छोटे से क्लास में, शायद लंबी चल गई हो, उम्मीद करते अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच।